अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जैसे कि हमेशा मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ किसी मशहूर शख्सियत के कौल या किसी एक जुमले से करती हूँ, तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं वासिफ अली वासिफ साहब के एक जुमले से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि जिसने बिन मांगे अता किया, वो मांगने पर क्यों मायूस। ये सब उस खुदा की ज़ात पर यकीन का नाम है। और इसके अलावा ये गहरी बातें सिर्फ वही कर सकता है कि जिसका इल्म से बाज़ाब्ता तौर पर ताल्लुक होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक इल्मी और अदबी शख्सियत को मदऊ किया है। मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं आयरीन फरहत साहिबा। आप शायरा हैं, नायब सदर हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स लीडर्स कराची की। इसके अलावा आप चेयरमैन हैं मुकालमा टीवी यूके की, निजामतकार भी हैं आप, रेडियो वॉइस आर्टिस्ट भी हैं आप, फिल्म डबिंग आर्टिस्ट भी हैं आप, और इसके अलावा मेंबर हैं आप आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची पाकिस्तान की। तो मैं अपनी मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया निसा। कैसे मिजाज हैं आप? बस सब शुक्र है रब का, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आज आप तशरीफ लेकर आए। अच्छे अच्छे लोगों के लिए वक्त निकालना चाहिए और आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। जी बिल्कुल। आयरीन साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शायरा हैं आप, लिखने की जानिब आपका एक सफ़र है, तो मैं जानना ये चाहूँगी कि गज़ल आपका पसंदीदा आपके सिंफ है कहने के हवाले से, तो कहाँ से इसका आगाज़ किस जानिब से हुआ? बचपन से हुआ, ख़ानदान में कोई ऐसी शख्सियत थी जिससे आप मुतासिर हुई? आगाज़ के बारे में बताइए। आगाज़ तो जाहिर है कि वहीं से होता है जहाँ से हमारा तख्लीक़कार हमें तख्लीक़ करता है, और जब वो दुनिया में भेजता है तो हर शख्स के लिए कोई ना कोई काम, कोई ना कोई खिदमत देकर ही उसको भेजता है, और उसके अंदर वो सलाहियत डाल देता है जिसको उसने दुनिया में फैलाना होता है। तो मेरे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं एक अदबी घराने में पैदा हुई, और मेरे वालिद इकबाल बिस्मिल, जो कि अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, शायर, अदीब, मुहक्किक और तनकीद निगार भी हैं। और अब इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो लोग कलम के हवाले से काम कर गए वो ज़िंदा हैं। तो बस वहीं से मेरा बचपन जो है चर्च के हवाले से शुरू हुआ। तो चर्च में चूँकि रीडिंग वगैरह होती, बाइबल रीडिंग होती है, क्विज़ कंपटीशंस होते हैं, टैबलोज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें मैं हिस्सा भी लेती थी और कोशिश करती थी कि रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करूं, और छोटे छोटे बच्चों के मैंने गीत भी लिखे। अच्छा जी। तो ये पहली दफ़ा जब आपके कलम से कोई नज़म या गज़ल या कोई गीत निकला, तो वो कितने उम्र की बात है, कितने साल की? ये मैं तकरीबन 7th क्लास कह लीजिए। तो उस वक्त कुछ छोटी छोटी सी नज़में वगैरह थी जिनको मैंने लिखा, और बच्चों के लिए अपने तौर पर ये काम किया कि चर्च के हवाले से हो। अच्छा, आपके लबो लहजे से बिल्कुल ऐसा महसूस होता है, ख़ास लबो लहजा है कि जो कि रेडियो पाकिस्तान से बनता हुआ आता है। तो यकीनी तौर पे आप सदाकार भी रही हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, तो ये बोलने की, बात कहने की तरबियत कहाँ से हुई? तरबियत वही कहूँगी कि एक तो अदबी घराना, वालिद साहब ख़ुद बहुत अच्छे सदाकार थे, तो जाहिर है कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फ़न के इस समंदर में आप एक हीरा हैं, खुश नसीब हूँ फरहत कि मैं ऐसे हीरे का एक छोटा ज़र्रा हूँ। क्या बात। तो कुछ ना कुछ हेरिडिटी में आ जाता है, कुछ इंसान को अपने मुआशरे में निकल के बाहर सीखना आता है, फिर कुछ ये होता है कि जब आप मज़ीद और जगहों पर जाते हैं और अपने काम को सही तरीके से शुरू करने वाले होते हैं और करते हैं, तो वहाँ पर निखार पैदा होता है। बिल्कुल दुरुस्त। तारुफ में मैंने आपको बताया कि आपके बारे में नायब सदर भी हैं जी, पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड जी कराची की। तो इस हवाले से बताइएगा कि ये तंजीम उर्दू अदब के हवाले से क्या काम है? ये बहुत पुरानी तंजीम है, पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड, और इसमें हम लोग अदबी प्रोग्राम भी करते हैं, मजहबी प्रोग्राम भी करते हैं, मुआशरती सतह पर भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो ये सारे काम जो हैं राइटर गिल्ड करती है, और इसका मरकज़ जो है वो लाहौर में, और यहाँ पर चूँकि ब्रांचेज़ हैं मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की, और क्रिसमस,
ईस्टर और इसके अलावा जितने भी कौमी प्रोग्राम्स हैं तो उन सब को हम लोग अरेंज करते हैं। और हाँ, क्या ज़बरदस्त बात है। अच्छा, आपने जिससे कहा वालिद साहब आपकी मोटिवेशन और घर से वही आपको तरबियत मिली है बाकायदा तौर पे, इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग काम होते हैं जो कि किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल निसा, कोई एक नहीं। मैं समझती हूँ जहाँ से गुजर जाए कुछ अच्छा जुमला मिल जाए, कोई तलफ़ुज़ बेहतर तौर पर अदा कर रहा हो तो हम वहाँ से सीखते चले जाते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है, कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो, तो अगर उसने कुछ अच्छा किया है और वो अच्छा कर रहा है तो उससे भी सीख लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लोक पलक संवारने के हवाले से घर के अलावा किसे आप समझती हैं उस्ताद का दर्जा? बिल्कुल, घर के अलावा जो है वो यहाँ जब मैं कराची में आई थी, चूँकि मेरा ताल्लुक जो है वो सांगड़ सिंध से है। सांगड़ से? जी हाँ। कराची में आबाद हुए कितना? कराची में मैं 89 में आई थी और सेंट पैट्रिक्स कॉलेज से मैंने टीचर ट्रेनिंग की थी और बेसिकली मैं उस्ताद भी हूँ पेशे के एतबार से। तो मैं फिर वहाँ से फीबा रेडियो की तरफ वहाँ पे गई। अब उस्ताद जो हैं वो तो जगह जगह शामिल होते हैं आपकी ज़िंदगी में, और वहाँ से हमारे साथ मौजूद थे जनाब जॉर्ज भट्टी साहब, हमीद हेनरी साहब और तलत हुसैन साहब भी काम किया करते थे वहाँ पर फीबा रेडियो से। तो ज़बूर जो हैं एक तो मेल वॉइस में तलत हुसैन साहब ने किए और फीमेल वॉइस में मेरी खुशकिस्मती के मैंने भी उनके साथ किए। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त कि मैं बिल्कुल न्यू थी, लेकिन वो तो एक कदावर शख्सियत और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, मैं गाहे बगाहे आपको देखती हूँ, माशाल्लाह आप डिफरेंट मुशायरों में हमें नज़र आती हैं, अदबी तकारीब में आप नज़र आती हैं। इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना आसान काम होता है? हाँ, बस जो रब्बुल इज़्ज़त काम दे के भेजता है फिर वो मौके भी देता है और हिम्मत भी देता है और फिर किसी ऐसे शख्स को भी आपके साथ जोड़ देता है जो आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं। तो इसके लिए मैं अपने हस्बैंड का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि एक मैरिड लाइफ के अंदर आप बहुत सारे काम अकेले नहीं कर सकते, और अगर आपकी सपोर्ट आपके ख़ानदान के लोग नहीं होते तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं ज़ैफ़रीन साबिर साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। एक तो वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, गुलकार भी बहुत अच्छे हैं, ख़ुद भी समझते हैं इस बात को कि कोई शख्स जो फ़न के हवाले से उसके अंदर जो चीज़ मौजूद है, और स्पेशली मेरे लिए तो कहूँगी कि उनकी सरपरस्ती, उनका काम, उनकी जो सपोर्ट है वो बड़ी अहमियत, हाँ, और हौसला अफजाई तो बहुत करते हैं। मैं ज़रा सी थपकी आपको मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एरिन साहिबा, ख़वातीन का तो हम देखते हैं कि अच्छा खासा मुश्किल दौर रहा है काम करने के हवाले से, लोग कबूलियत नहीं करते, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी क्या वो मसाइल का सामना करना पड़ता है कि आप जब मुशायरों में तो अक्सर वो बेशतर जो उरूज होता है और एक डोमिनेटिंग वो मर्द हजरात की ही पर्सनैलिटी होती है, आज के दौर में भी ऐसी ख़वातीन को बड़ी मुश्किल से तस्लीम किया जाता है? ये तो शुरू से ही और आज तक चल भी रहा है, लेकिन ख़वातीन ने अपनी हिम्मत से, हौसले से, काम से अपना नाम कमाया है, और आज बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका नाम सर फहरिस्त है अदब के हवाले से भी, और मज़ीद और भी शोबा जाती हैं। तदरीस का आपने तज़किरा किया, जी, उस्ताद भी रही हैं और यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों को आपने ट्रेन भी किया होगा। जी, हम जिस वक्त पढ़ते थे, आप जिस वक्त पढ़ती थी, आज के दौर में जो क्या फ़र्क नज़र आता है? आज के दौर डिजिटल दौर है, हाँ। और वो दौर तख्तियों का दौर था, तो जाहिर है कि चेंज तो आता है। आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज जो है वो ज़िंदगी के सफ़र के साथ साथ होता चला जाता है। तो उस दौर में थोड़े सादा मिजाज लोग थे, और अब ज़रा मतलब बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं और तेज़ भी हैं, और जल्दी समझ भी लेते हैं, पिक करते हैं, सवाल उठाते हैं, और काफ़ी हद तक जो है वो तदरीस का अमल बेहतरी से जारी है। हाँ, ये तो डिजिटल
دور کی آپ نے بات کی, آپ وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں جی. تو ابھی تک کتنا اس حوالے سے آپ کام کر چکی ہیں, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. ہم عمومی طور پر ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے تو اپنی شکل کی صورت میں بھی بائی فیس بھی بہت ساری چیزوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری چیز ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ صرف آواز کا تاثر دے رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. ہاں, ڈیجیٹل ایکچولی میں نے ریڈیو ویریتاس سے شروع کیا تھا کام, اور ریڈیو ویریتاس کے بعد فیبا ریڈیو, اور پھر ریڈیو پاکستان سے بھی کام کیا, ایف ایم میں بھی گئی, پھر الگ الگ اس طرح سے ریڈیو وائس کے حوالے سے بھی رہا, اور کیا کہنا چاہیے اس کو کہ ایڈ کے حوالے سے بھی کام کیا میں نے. تو اس پہ آپ کو جذبات اپنے دکھانے ہوتے ہیں کہ آپ جو جملہ کہہ رہے ہیں وہ اسی تاثر سے دوسروں تک پہنچے, تو پھر آپ کی بات بنتی ہے, اور وہ اندر سے آپ کو پیدا کرنے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی نیچرلی بھی ہوتے ہیں جو خود بخود چلے جاتے ہیں. آپ نے طلعت حسین صاحب کی بات جی, تو اکثر ڈاکیومنٹری پہ ہمیں پہلے انہیں کی آواز سننے کو, جی جی, ضیاء محی الدین صاحب کی آواز سننے کو ملتی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو آواز کے اثرات عوام تک پہنچانا پہلے تو صرف ریڈیو ہی ہوا. صحیح. تو اس وقت کے کچھ ڈرامے آپ کو یاد ہیں کہ جب نشر کیے جاتے تھے اور لوگ ایک ریڈیو کے آگے بہت سارے لوگ بیٹھا کرتے تھے؟ ڈراماز کے نام تو مجھے خیر ایسے یاد نہیں ہیں, لیکن ہاں اثرات مجھے یاد ہیں بالکل. غزالہ تھی ایک بہت اچھی آرٹسٹ, غزالہ رفیق, اس کے علاوہ طلعت حسین صاحب تو ہیں ہی. پھر ابھی میں نے شاہ رخ مرزا صاحب, حال ہی میں ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی, تھوڑا عرصہ ہوا ہے, تو ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا تھا. تو اس کے علاوہ اور بہت زبردست لوگ موجود, اس میں ایسی ایسی آوازیں تھیں کہ جن کو سن کے واقعی محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ کہاں سے ان لوگوں کو اتنا ملا ہے, اتنی ودیت ہوئی ہے کہ اپنی آواز کے دم سے ہنسا بھی دیتے ہیں, رلا بھی دیتے ہیں. بالکل درست. تو یہ بہت سارے ایسے آرٹسٹ جو موجود ہیں, اور اب بھی شکیل کا نام لیں, قوی صاحب کا نام لیں, تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ریڈیو سے سٹارٹ لیا اور پھر ہم تک ان کی آوازیں پہنچی, اور پھر ہمیں ٹی وی ڈراماز اور فلموں میں بھی دیکھنے کو ملے. بالکل درست کہا آپ نے. شاعرہ ہیں آپ, بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ الفاظ کو برتا کیسے جاتا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا آئرین صاحبہ لکھتے بہت اچھا ہیں, جب وہ شاعروں میں آتے ہیں تو شاعر وہ اتنے پراثر انداز میں, میں نے آپ کو سنا ہے باقاعدہ. آخری مشاعرہ آپ کے ساتھ خواتین کے ڈے پہ میں نے اٹینڈ کیا, تو اس میں تو آپ نے محفل لوٹ لی. تو شاعری کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ الفاظ جو آپ کی قلم سے نکلتے ہیں اس میں آپ کے دل کی کتنی عکاسی ہوتی ہے, اور باہر کے کتنے معاملات ہوتے ہیں جو آپ کی قلم پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ زندگی تو نسا تجربات اور احساسات کا نام ہے, اور پھر مشاہدات ہوتے ہیں جن کو ایک شاعر بہت قریب سے محسوس کرتا ہے. تجربہ ہر انسان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, خوشی بھی, غم بھی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تاثرات ہوتے ہیں, بہت سارے جذبے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگوں کے جذبوں کو ہم رنگ دیتے ہیں وہ ہمارے بھی رنگ کے ساتھ مل کے آتے ہیں, اور جب تک ہم انہیں محسوس نہیں کرتے تب تک ہم ویسی ادائیگی بھی نہیں کر سکتے, ویسے ہم قلم بھی نہیں اٹھا سکتے. تو محسوس کرنا بڑا ضروری ہے. محسوس کرنا ضروری ہے. وقفے کا وقت ہے آئرین صاحبہ. تو ناظرین, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو آئرین صاحبہ, آپ کے ساتھ دلچسپ گفتگو جاری ہے شاعری کے حوالے سے, وائس اوور کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے. اچھا, پروگرام میں آپ ہمارے آئی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے کوئی آپ کا کلام نہ سن سکوں؟ تو ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے, تو میں چاہوں کچھ سماعتوں کی نظر کیجیے. بالکل, اور حمدیہ اشعار سے میں آغاز کرتی ہوں. دل کی دھڑکن میں آرزو تم ہو, دل کی دھڑکن میں آرزو تم ہو, سب نگاہوں کی جستجو تم ہو,
जज्बे सादिक से जिसने काम लिया, जज्बे सादिक से जिसने काम लिया, फिर उसी रूह के रूबरू तुम हो। क्या कहने। और यकीनन ऐसा ही है कि हमारी धड़कन, हमारा दिल, हमारी सोच सब उसी तरफ से है, और उसकी तरफ से जो देन ये सोच है कि लिखना क्या है, पढ़ना क्या है, तो उसके लिए तो इंतहाई शुक्रगुजार होते हुए हम लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत की अदा कहिए, जुदाई सिलसिला कहिए, दिया आलम हमें सारा, इसे तेरी अता कहिए। और नजर से होके जो ओझल नजर आता है हर शय में, वही हाजिर वही नाजिर, उसे सबका खुदा कहिए। तड़प को चैन आ जाए, भटकता रास्ता पाए, वही है हम नवा अपना, उसी को रहनुमा कहिए। और उसी की सल्तनत है दो जहां में अव्वल व आखिर, वही है इब्तदा फरहत, उसी को इंतहा कहिए। क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गहराई से महसूस करते हुए ऐसा लिखने वाले के पास एक बड़ी वदियत होती है ये जी, कि वो चाहे खुदा से कनेक्टिविटी हो या आम इंसान से, बिल्कुल दिल की गहराई से महसूस करने के बाद कलम बनता। जी हाँ। मैं आपकी कुछ नज़ुमात और गज़लियात सुनना चाहूंगी। जी। इरशाद। हाथ में कोई पल नहीं होता, हाथ में कोई पल नहीं होता, आज होता है कल नहीं होता। क्या बात है। हाथ में कोई पल नहीं होता, आज होता है कल नहीं होता, और अब लगाओ तो सींचते रहना, अब लगाओ तो सींचते रहना, सूखी शाखों पे फल नहीं होता। अब लगाओ तो सींचते रहना, सूखी शाखों पे फल नहीं होता, और कर सको तो मेरा यकीन करो, कर सको तो मेरा यकीन करो, वहम का कोई हल नहीं होता। कर सको तो मेरा यकीन करो, वहम का कोई हल नहीं होता, और अपनी अपनी जगह है सब रिश्ते, अपनी अपनी जगह है सब रिश्ते, माँ का नेमुल बदल नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने। अपनी अपनी जगह है सब रिश्ते, माँ का नेमुल बदल नहीं होता। क्या बात है जनाब। अच्छा, वालिद साहब की जैसे आपने बात की, जी जी, तो माओं का भी बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि आयरीन फरहत की शख्सियत में ऐसी कौन सी अदा है और कौन सी बात है जो आपकी माँ से आपकी जानिब मुल्तक़ित है? एक्चुअली मैं बताऊं तो अम्मी मेरी थोड़ी सख्त मिजाज में थी। हाँ, और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये है कि उनसे जो मिला ना, वो कॉन्फिडेंस मिला मुझे, और उनसे जो मिला है वो मुस्तकिल मिजाजी मिली है कि आपने जो काम शुरू किया है उसे करना है और पूरा करके दूसरों तक पहुंचाना है। इसके साथ साथ ज़रा सी सख्त मिजाजी शायद बच्चों के लिए आ जाती है मुझे तो वो फिर कहते हैं कि मम्मा आप बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह हैं। तो बाकी ये है कि उनके जैसी तुम्हें पता नहीं हूँ या नहीं, वो तो कहीं बहुत ही खूबसूरत और एक ऐसी तरतीब वाली खातून थी कि आज भी सोचते हैं तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे ही है कि शख्सियत में जो इंसान की आप अगर देखें तो अक्कासी पैदा होता है, बेसिकली इंसान अपने माँ बाप का ही तो होता है। बिल्कुल। अच्छा, हम लिखने की और पढ़ने की बात करें तो कभी आपने अफसाने या ड्रामे लिखे? जी जी बिल्कुल, मैंने अफसाने लिखे हैं, लेकिन बाज़ों का मौका इस तरह का नहीं आया कि वहाँ जाके अफसाने वगैरह पढ़े जाएं या किए जाएं, लेकिन छपे भी हैं और लिखे भी हैं मैंने। तो किन मौज़ूआत को आपने मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत, जैसे मैंने लिखा था एक अफसाना था 3 बोतलें, तो वो उस मुआशरे की अक्कासी थी जो गुर्बत की सतह से भी नीचे है। तो इस तरीके से मैंने उसको मैनेज किया था। समाजी जो जी, जो समाजी मसाइल थे उसकी तरफ आपका आजकल पानी का आपको पता है किस कदर परेशानी का आलम है कि कहीं पानी नहीं मिल रहा, तो वो 3 बोतलें कुछ उस हवाले से अफसाना था। और वो मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि मैंने जिस औरत को देखा और जिस औरत के पास 3 बोतलें थी उसने किस तरह वो मैनेज की हैं, वो आप अगर मेरा अफसाना पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा। बिल्कुल ठीक कहा।
आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की आप मेंबर भी हैं जी, और बहुत अदब की खिदमत कर रहा है वो सारा, बाकायदा तौर पर जब जाना होता है तो बड़ी खुशी महसूस होती है जी। तो मुझे आप ये बताएं कि आप इस वक्त उर्दू अदब के हवाले से क्या महसूस कर रही हैं कि कोई वहाँ पे ऐसा बहुत कोई बड़ा काम हो रहा है जिससे आपको ऐसा लगता है कि इस माहौल में थोड़ी तब्दीली आई? काम तो अपने अपने हिस्से का सब लोग कर रहे हैं और हिस्सा मिलना और हिस्से को आगे बढ़ाना और दूसरों तक पहुंचाना, वहाँ शायद कहीं कमी बेशी आ जाती है, लेकिन ये है कि अपने हिस्से का काम बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। आप भी कर रही हैं जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो इस वक्त आप अलीम साहिबा प्रोफेशन के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी क्या दीगर मसरूफियात होती हैं लिखने के अलावा? लिखने के अलावा जो है, एक तो मैंने बताया कि मैं उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, और दूसरी बात ये कि फ़िल्म डबिंग वगैरह का सिलसिला होता है, मुशायरे होते हैं, तो निज़ामत के फ़राइज़ अक्सर औक़ात मेरे हिस्से में आ जाते हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है। तो मुख्तलिफ़ चैनल्स के हवाले से भी है कि वॉइस ओवर वगैरह के सिलसिले में भी जाती रहती हूँ, तो वो करते हैं, नरेशन वगैरह का काम भी होता है। तो ड्रामाज तो पहले रेडियो पे किया करते थे और उसके अलावा जो है अब तो बाहर के ममालिक से फिल्में जो हैं वो आ रही हैं और उनको फिर उर्दू में किया जा रहा है। जी, तो इस तरीके से। अच्छा, अब दीगर जो पहले एक ज़माना था कि जिसमें हम सिर्फ मखसूस अदब की ही हद तक महदूद रहते थे, सही, अब जब से टेक्नोलॉजी आई है, सोशल मीडिया है, आपको हर दुनिया का अदब ट्रांसलेशन के साथ सुनने को भी मिलता है, ड्रामों की सूरत में देखने को भी मिलता है। बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि सिर्फ अपनी दुनिया की हद तक ही महदूद रहना जरूरी है, या फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दुनिया के दीगर हिस्सों में अदब का क्या मयार और मकाम है? नहीं, अपनी दुनिया तक तो महदूद रह गए तो रह गए। हमें तो दुनिया देखने के लिए बनाया गया है, हमें तो दुनिया के अंदर रिसर्च करने के लिए बनाया गया है, तो हमें क्यों नहीं करना? हमें ये तो बड़ी खुशकिस्मती है हम सब लोगों की कि हम अब उस दौर में हैं कि जो डिजिटल दौर है, माना कि बहुत सारे फ़वाइद होते हैं, बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन अगर इंसान चाहे तो उससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है और उसका फ़ायदा लोग उठा भी रहे हैं। अब देखिए ना कि जो कुछ बाहर के ममालिक में होता है और उन अच्छी बातों को, उन अच्छे रूल्स को फॉलो हम कर सकते हैं अगर हम चाहें कि हम अपनी कंट्री को बेहतर बना सकें, तो वो रूल्स भी फॉलो करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हम अपनी फ़िल्में, अपने ड्रामाज, अपने रेडियो को और मयारी तौर पर बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ सीखते हैं इस टेक्नोलॉजी से, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है ये। और दुनिया देखना तो मैं समझती हूँ कि ये तो किसी अच्छे और खुश नसीबी की बात होगी, अच्छे जगहों को, अच्छे नज़ारों को अपनी आंखों में समो लेना। बिल्कुल ऐसे है ना। सोशल मीडिया का दौर आ रही है और नाना करते हुए भी सब इसके अंदर इन्वॉल्व। बिल्कुल। और कोरोना ने तो ये बड़ा एक है कि इस चीज से मुतारिफ करवा, बिल्कुल जरूरत बन गई है। अब एक दौर था कि जिसमें आप अपनी कोई गजल या नज़्म कहीं पेश करते थे, फिर किताबी सूरत में आती थी, सालों साल गुजर जाते। बिल्कुल। अभी तो आपके ज़हन में कोई ख्याल आया और आपने फेसबुक पर पेश कर दिया। बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि फीडबैक कितनी तेजी से मिलता है? फीडबैक तो देखिए, बाज़ औक़ात तो कभी कभी ये भी मैंने देखा है कि कुछ ना होते हुए भी फीडबैक मिले चला जा रहा होता है, और बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी चीज़ें हैं उन पे मैं बहुत कम कमेंट्स देख रही होती हूँ, लेकिन कम भी कमेंट्स अगर हों, कम लाइक्स भी हों, मगर उन लोगों के हों जो इस बात को समझते हैं, जो देख रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, अगर कम भी है लेकिन अच्छी है, क्वालिटी वाइज ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि दिल सेटिस्फाइड हो जाता है। ज़ूम पे कभी मुशायरा अटेंड करते? जी बिल्कुल। ज़ूम पे भी अटेंड किया, तो तजुर्बा इस तरह का रहा कि बहुत शुरू में जब इस तरह होते थे कभी कभी बंद भी हो जाता था कैमरा। हाँ, तो मसाइल का शिकार भी हुए, लेकिन अब काफ़ी बेहतरी आ गई है। अब उसको हम
लाइव भी ले जाते हैं तो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, और अगर टेक्नोलॉजी को दुरुस्त तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बेहतर है, अगर नहीं तो फिर बहुत सारे मसाइल का शिकार भी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी और खुश आइंद देखी, जूम पे आप अगर किसी जगह बाकायदा तौर पे नशिस्त में है, फेस टू फेस मुशायरा करें तो उसमें आपको विद इन द सिटी सिर्फ लोग मिलते हैं। जूम पे हो जाता है कि आप दुनिया भर से जो भी शोरा कराम हैं मुख्तलिफ सिटीज से आपको ज्वाइन किए हुए होते हैं। तो मुझे 2-3 दफ़ा इत्तेफाक हुआ, अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि दुनिया के डिफरेंट कोनों से लोगों ने जमा जो है वो हुए हैं। हाँ, ये खैर बहुत अच्छी बात है और ये अच्छा भी लगता है, लेकिन जहाँ पर शोरा की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो वहाँ पर आपका बैठना भी मुश्किल हो जाता है तादेर, उसमें कुछ बोरियत की तो ये भी एक मतलब तल्ख तजुर्बा हो जाता है कि इस तरीके से आप थोड़े से मुश्किल में पड़ जाते हैं। हाँ, अगर लिमिटेड लोग हैं और टाइम भी लिमिटेड आपने ले लिया और उसमें बेहतर तरीके से सब प्रोग्राम भी पेश कर दिया तो वेल एंड गुड। निज़ामतकार हैं आप, आपने जिस तरह से कहा, तो मुशायरों को भी आप पोस्ट करती हैं जी। तो ये जो शौक है, क्योंकि निज़ामतकारी एक अलग चीज़ है, शायरी एक बिल्कुल एक अलग फील्ड है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन है, तदरीस का शोबा एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो आप तकरीबन हर शोबे से ही कनेक्टेड हैं। तो निज़ामतकार आप किससे मुतासिर हुई जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा? मुशायरों में चूंकि एक दौर था 80s का, जब हम पुराने देखते हैं तो बड़े बड़े मुशायरे उसमें बाकायदा तौर पर जो इसको होस्ट करने वाले लोग होते थे उनकी वजह से मुशायरा उठ भी जाता था और बैठ भी जाता था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि निज़ामत की जिम्मेदारी जो है वो कंधों पर आ जाए तो आप समझें कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी को रुकना नहीं है, गाड़ी को अपने सफर पे गामजन होना है, बिल्कुल इसी तरह चलते रहना है कि आप मंजिल तक पहुंच जाएं। और मंजिल तक पहुंचने के दरमियान जो कुछ आपके साथ हो रहा होता है उसके अंदर आपको बड़े हिम्मत से, बड़े हौसले से आपको चलाना होता है और आपका मूड भी एंड तक वैसा ही रहना होता है। तो ये भी किसी किसी को इस तरह की चीज़ मिली है कि निज़ामत हर कोई नहीं कर रहा होता और हर कोई इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर भी नहीं लेता। तो बस बात यही है कि अगर खुदाए ताला ने सलाहियत दी और मुझे मौक़े भी मिले और उनको मैंने उन मौक़ों को अपनी ज़िम्मेदारी से निभाने की भरपूर कोशिश भी की है तो बस शुक्र है। हाँ, ठीक है आयरीन साहब, एक वक्फे का वक्त है, तो नाज़रीन आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। तो आयरीन साहिबा, आपसे निज़ामतकारी के हवाले से बातचीत चल रही थी। शायरा आप हैं माशाल्लाह और बड़ी अच्छी गुफ्तगू, दिलचस्प गुफ्तगू आपके साथ जारी हो सारी है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कुछ शायरा हैं, बड़ी दाद भी वसूल करती हैं, किस शायर से या किस शायरा से बड़ी इंस्पायर हुई है, किसका कलाम आपको बेहद पसंद? शायर और शायरात तो अब इतने हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उनका, और बहुत अच्छे अच्छे अशार कह रहे हैं। कभी मतलब नौजवान लोग जो हैं आप उनको सुने तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, बाकी जो लोग कह गए वही दोबारा से उनको मुख्तलिफ तरीके से कहना, ये भी एक फ़न होता है और उसको मज़ीद आप दाद ले लें उसको कह के, तो ये भी एक बड़ा कमाल होता है आपका। तो बाकी ये है कि गालिब, फैज़, फराज, साहिर, ये सब लोग इस तरह के, अमरता प्रीतम हो गई, फिर इसके अलावा इतने लोग हैं। हाँ बिल्कुल जी, तो इतने लोग हैं और इतने लोग अच्छे लगते हैं, और किसको कहें कि बस एक ही कोई शख्स अच्छा लगता है। गुलदान में सजे हुए सारे ही फूल बड़े खूबसूरत हैं। तो बस ये है कि अच्छा, आपने अभी बात की कि वो जो पुराने गुजरे हैं उन्हीं के लहजे को नए आने वाले लोग भी कहीं प्यार कर देते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा आपने ऐसा महसूस किया होगा ये साहिबा, आप कोई शेर पढ़ते हैं, वो जॉन का नहीं होता, वो इकबाल का नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको उसमें मिजाज नजर आ जाता है उनका, वो आज के ही दौर के किसी शख्स ने कहा होता है।
صحیح. بس لوگ کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ شخصیات سے انسپائر ہوتے ہیں, تو جب حد سے زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ لہجہ نظر آ جاتا ہے. کچھ آپ سے سننا چاہوں گی میں. بالکل کوئی خوبصورت سی غزل سماعت. جی بالکل, میں ایک غزل کے چند اشعار کہتی ہوں. ہماری آنکھوں میں گر نمی ہے تو زندگی ہے, ہماری آنکھوں میں گر نمی ہے تو زندگی ہے, جو زندگی میں کوئی کمی ہے تو زندگی ہے, جو زندگی میں کوئی کمی ہے تو زندگی ہے, اور سکوت طاری جو ہو گیا تو تمام شدھ ہے, سکوت طاری جو ہو گیا تو تمام شدھ ہے, کوئی خاموشی جو بولتی ہے تو زندگی ہے. کیا بات ہے. کوئی خاموشی جو بولتی ہے تو زندگی ہے, نہ ہو خیال اور خواب کوئی تو ایک خلا ہے, نہ ہو خیال اور خواب کوئی تو ایک خلا ہے, جو سوچ پاگل بھٹک رہی ہے تو زندگی ہے, اور جو موڑ آگے پڑا ہوا ہے وہ جا کے دیکھو, جو موڑ آگے پڑا ہوا ہے وہ جا کے دیکھو, وہاں نئی راہ اگر بنی ہے تو زندگی ہے, وہاں نئی راہ اگر بنی ہے تو زندگی ہے, اور میں روز خود سے جھگڑ کے خود کو منا رہی ہوں, میں روز خود سے جھگڑ کے خود کو منا رہی ہوں, کہ میری مجھ سے ٹھنی ہوئی ہے تو زندگی ہے, کہ میری مجھ سے ٹھنی ہوئی ہے تو زندگی ہے, اور کسی کو گھائل کیے ہوئے ہے جو چوٹ فرحت, کسی کو گھائل کیے ہوئے ہے وہ چوٹ فرحت, تمہارے دل پہ اگر لگی ہے تو زندگی ہے تمہاری. تو بس یہی ہے کہ ہماری آنکھیں نم رہنی چاہیے تاکہ زندگی نظر آئے. زندگی تو نام ہی اسی چیز کا ہے, بالکل آپ کے اندر جذبات اور احساسات زندہ ہیں تو آنکھیں بھی نم ہوں گی, چاہے وہ خوشی میں ہو چاہے وہ غم. بالکل ایسا ہے. یہ ایک شاعر محسوس کر سکتا ہے کہ غم کے آنسو کیا ہوتے ہیں اور خوشی کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. بالکل. اچھا, زندگی کی آپ نے ایک حوالے سے غزل کہی باقاعدہ طور پہ, تو ایک جو شاعر ہے اور ایک عام انسان ہے اس کی سوچ میں کتنا فرق ہوتا ہے زندگی کو برتنے کے بعد؟ ایک عام انسان اپنے ارد گرد اور اپنے ماحول کو بس دیکھتا ہے, اور ایک شاعر جو ہے وہ ایک تو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور بہت کرتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ معاشرے کی ہر پہلو پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, کون سے طبقے میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ سب اونچ نیچ سب نشیب و فراز جو ہے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تو پھر کہتا ہے کچھ کہنا ہے. آپ چیئرمین بھی ہیں, چیئر پرسن بھی ہیں آپ مکالمہ ٹی وی یو کے, تو اس حوالے سے بتائیے کہ یہ کوئی تنظیم ہے, کیا کام ہے؟ جی, مکالمہ ٹی وی یو کے جو ہے وہاں پر فادر ایمینول نذیر مانی صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہیں مکالمہ ٹی وی کے, تو وہ مختلف حوالے سے پروگرامز کرواتے ہیں, اور اسی طرح جس طرح زوم پر ہوتا تھا مشاعرہ اسی طرح سے ہم لوگ آن لائن مشاعرے کرتے ہیں, اور ان مشاعروں کو مختلف جو ہمارے پاس جیسے مدرس ڈے آ گیا, جس طرح سے کرسمس ہے, ایسٹر ہے, موضوعات ہیں, عنوانات ہیں, ان کے تحت مشاعرے کیے جاتے ہیں. اچھا, یہ ایک بڑا کام ہے. جی, دینی طور پہ آپ مستقل اردو ادب کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں, آپ کی باتوں سے مجھے فائدہ بھی چیزوں کا اندازہ ہوا ہے. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مکالمے کی اگر آپ نے بات کی تو ایک دور تھا کہ جس میں میں پرانے ٹی وی پروگرامس دیکھتی ہوں, تو اس میں مکالمے باقاعدہ طور پہ کیے جاتے تھے, ڈائلاگس کیے جاتے تھے, اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا. جی ہاں, دیکھیے انور مقصود صاحب آج بھی حیات ہیں ماشاءاللہ, لیکن وہ ان کے میں پرانے جب وقت کے کوئی پروگرام دیکھتی ہوں تو آدھے گھنٹے کا بھی ایک پروگرام مجھے ایسا لگتا ہے کہ معلومات کا ایک خزانہ ہے. بالکل. تو آج کے دور میں اس طرح کے آپ کو کہیں ٹیلی ویژن پہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں؟ ٹیلی ویژن پہ اب انور مقصود صاحب کو سننے کے لیے آپ یقین کریں کہ جب آرٹس کونسل میں ان کا پروگرام تھا تو ہم اسپیشل گئے تھے کہ ان کا پروگرام سننا ہے, کیونکہ ٹی وی پر اب اس طرح کے کوئی پروگرامز جو ہیں شاید کم
नज़र आ रहे हैं हमें, मगर जो प्रोग्राम वो लोग करते थे और जिस तरह के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा के मालूमात फराहम करते थे वो थोड़ा सा कम नज़र आता है। जी बिल्कुल आती है। अच्छा, शायर, गज़ल गो शायर, नज़म कहने वाला शायर, हमने जैसे अनवर मकसूद साहब की बात की, राइटर है, वो कलम से जो चीज़ निकालते हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ। बिल्कुल। तो शायरों में भी एक मुख्तलिफ किस्म के लोगों का मिजाज है। जी। इकबाल जैसी शायरी कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। इस्लाही शायरी, कौम को जगाने वाली शायरी। बिल्कुल। तो एक बहुत ही बाहिम्मत कोई लिखने वाला या कलम पकड़ने वाला शख्स होता है जो अपनी डायमेंशन थोड़े से डिफरेंट सेट करता है। तो कभी आपके ऊपर ऐसा वक्त आया कि जिसमें आपने बहुत माशरे में होने वाले काटदार मसाइल को अपने कलम से निकाला और कोई नज़म या गज़ल? बिल्कुल। मेरे एक फतह में ये है कि अपने किसी ख्याल की तस्वीर देखना, खुद को परखना धूप में, तासीर देखना, और तिनका किसी की आंख से चाहो निकालना, पहले तुम अपनी आंख का शहतीर देखना। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हम उन चीज़ों को हाईलाइट करें जो हम लोग गलत कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि शिकस्ता ख्वाब हैं, आंखें संभाल कर रखना, पलट के आने का रास्ता निकाल कर रखना, कदम कदम पे ये दुनिया फरेब देती है, कदम यहाँ पे जरा देखभाल कर रखना। क्या बात है जनाब, इस तरह की चीज़ें तो हैं। सही है। इसमें इस्लाही पहलू के हवाले से आप किसे पढ़ना पसंद करते हैं? वाकई इकबाल जो हैं कमाल है बिल्कुल, उनके जैसा। हाँ, और उन्होंने बहुत इस्लाह की है, वाकई कौम की इस्लाह में उनका बड़ा हाथ है। तो बाकी अगर आप हमारे उन लोगों को देखें, क्योंकि कोई भी शायर, कोई भी अदीब किसी भी खत्ते से ताल्लुक़ रखता हो वो इंसानियत के लिए काम कर रहा है। तो एलिट हो गए, शेक्सपियर हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, ये सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की सिर्फ एक आप द डैफोडिल्स ही पढ़ लीजिए तो आपको ज़िंदगी मिल जाएगी आपको। तो ये कैसी चीज़ें खूबसूरत हैं जो कहीं भी बैठे हुए कलमकार लिखें तो आपके दिल को छू जाती हैं। बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, तो जाते जाते मैं चाहूँगी कि कोई एक खूबसूरत गज़ल या नज़म आप समाती हैं। एक नज़म और गज़ल के चंद अशार कहूँगी कि नज़म तो ये है कि हाँ मोहब्बत ये नहीं कि हाथ में हो हाथ और बैठे रहें, हाँ मोहब्बत ये नहीं कि हाथ में हो हाथ और बैठे रहें, हाँ मोहब्बत ये नहीं कि प्यार की हो बात और कहते रहें, रस्म उल्फत ये नहीं जज्बात की रौही में हम बहते रहें, बस मोहब्बत ये है कि एक दूसरे की रूह तक को जान लें, एक दूसरे की सोच को पहचान लें। और अब कुछ इस तरह से है, बिल्कुल ताज़ा गज़ल है जिसको मैं आपके टीवी के तवस्सुत से पहुंचा रही हूँ। तो देखिएगा कि लिखा है मैंने, नज़र उठाकर जहाँ भी देखा बस एक तमाशा लगा हुआ है, नज़र उठाकर जहाँ भी देखा बस एक तमाशा लगा हुआ है, किसी को खट्टा लगा हुआ है, किसी को मीठा लगा हुआ है, और अना की चादर सजा के तन पर जो खुद को ऊंचा दिखा रहे हैं, कहीं तो अंदर से डर रहे हैं, उन्हें भी धड़का लगा हुआ है, कहीं तो अंदर से डर रहे हैं, उन्हें भी धड़का लगा हुआ है। और कहा था माने मुझे ये दुनिया है दोनों समतों से काटती है, कहा था माने मुझे ये दुनिया है दोनों समतों से काटती है, बचा के रखना है इसमें खुद को अजब सा मेला लगा हुआ है, बचा के रखना है इसमें खुद को अजब सा मेला लगा हुआ है, और नज़र उठाकर जहाँ भी देखा बस एक तमाशा लगा हुआ है, किसी को खट्टा लगा हुआ है, किसी को मीठा लगा हुआ है। क्या कहने आयरीन साहिबा, गुफ्तगू का अंदाज और इतना खूबसूरत रहा कि हमें वक्त गुजरने का अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि कहाँ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने के लिए जा रहा है। तो जाते जाते मैं कुछ पूछना चाहूँगी आपसे कि नौजवान नस्ल भी इस वक्त उर्दू के करीब आती जा रही है, तो कोई पैगाम देना चाहेंगी उनके नाम? बिल्कुल, नौजवान नस्ल आ रही है और बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत अच्छा कह रहे हैं। सिर्फ कहना यही है
کہ بڑوں کی عزت اور پوری محبت اور دلجوئی سے کام کریں اور کم از کم مطالعہ ضرور کریں، اور یہ بہت ضروری ہے. بالکل، پڑھنے کی عادت. جی ہاں، بالکل. بہت شکریہ آئرین صاحبہ کہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقینی طور پہ سیر حاصل گفتگو رہی، شاعری کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے. جاتے جاتے آئرین صاحبہ نے پیغام دیا نوجوان نسل کے لیے کہ ہمیں کم از کم اپنی روایات کے پاس رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، اور مطالعے کی عادت کو ختم نہیں کرنا چاہیے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. ہم پھر دوبارہ سے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہدار.